हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल केपी लर्निंग ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 10 से दो चर वाले रैखिक समीकरण को लेकर आए हैं। वेरिएबल ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसके बारे में हम आज क्या बेसिक से उठाएंगे और स्टैंडर्ड लेवल मतलब क्या आपके क्लास 10 में जो चीज़ें आएंगी उसको तो बताएंगे ही, प्लस उससे बाहर की चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें आपको भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्योंकि आप केपी लर्निंग ट्यूटोरियल में आए हैं, आप हमारे पुराने फैमिली से हैं, तो कोई बात नहीं। यदि फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं चैनल पर तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा जो भी जानकारी आपको दी जाए वो सब आपको मिलती रहे। आज हम कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्योंकि आप जानते हैं क्या, कंसेप्ट इज पावर। क्या होता है? कंसेप्ट इज पावर। कंसेप्ट ही आपको ये दिखाता है, कंसेप्ट ही आपको दिखाता है कि आपकी इस टॉपिक पर कितनी बेहतरीन पकड़ है। तो उसके बारे में हम आज जानेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण को जीरो से बेसिक टू हाई लेवल, वो भी कंसेप्ट के फुल डिटेल के साथ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग लंबे समय तक बने रहेंगे, लास्ट तक बने रहते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो आपका बीजगणित के अंदर आने वाला एक टॉपिक है ये। क्योंकि आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में बीजगणित से ही सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और यदि आपको इसमें से 6 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। यदि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं, हमें समय देते हैं, तो आपको इस टॉपिक के बारे में एक बेहतरीन नॉलेज, बेहतरीन जानकारी आपको आज मिलने वाली है। क्योंकि हम जीरो लेवल से उठाएंगे और स्टैंडर्ड लेवल तक जाएंगे। हमने आपसे पहले भी कहा था, आप जिस चीज़ को जितना टाइम देते हैं वो भी आपको उतने टाइम तक के लिए याद होता है। लंबा वीडियो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जानकारी चाहिए, यहाँ से बेहतरीन मिलेगी। आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है, एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको सारे फार्मूले, सारी चीज़ें एक बार रिवाइज हो जाएंगी। तो हम क्लास 10 में जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं उसको पढ़ने से पहले, उसके कंसेप्ट को जानने से पहले क्लास 9th के कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, या इसमें जो वर्ड प्रयोग होने वाले हैं उन चीज़ों के थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पहले जान लेते हैं। क्योंकि आज है कंसेप्ट इज पावर। कंसेप्ट ही आप का जितना कंसेप्ट मजबूत है उस टॉपिक में, जिस भी टॉपिक का कंसेप्ट बेसिक से आप जान रहे हैं, कंसेप्ट जितना तगड़ा होगा आपकी पकड़ भी इस टॉपिक पर उतने ही तगड़ी होगी। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको बस समझाने के लिए थी। इन चीज़ों को मिटा देते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं, फालतू बात नहीं करते हैं। यदि आप अब से भी आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, हमसे जुड़िए। आपकी तैयारी बेहतरीन कराने के लिए हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड है जानकारी के लिए। प्लस ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराते हैं। हम यहाँ से आएंगे, आपके क्वेश्चन का क्या लेवल है, क्या एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी है। ठीक है, तो हम दो चर वाले रैखिक समीकरण से कुछ पहले बात कर लेते हैं, फिर पूरा इसी पे बात करेंगे। बहुपद क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है, इसके बारे में पहले जान लीजिए। बहुपद आपने पढ़ा था। बहुपद बीजी व्यंजक जैसे होता है, बीजी व्यंजक आपने जाना होगा, जिसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। बीजी व्यंजक मतलब क्या होता है, किसी भी चर और अचर को जब प्लस या माइनस सिंबल के साथ क्या किया जाता है, साथ में लेकर लिखा जाता है, तो उसे बीजी व्यंजक कहते हैं। जैसे मान लीजिए x हो प्लस क्या लिखा हो, 2 लिखा, ये भी क्या है, एक बीजी व्यंजक। x प्लस √2 हो, ये भी एक बीजी व्यंजक है। 2x प्लस √3 हो, ये भी बीजी व्यंजक है। x के पावर 1/2 प्लस y के पावर 1/3, ये भी क्या है, बीजी व्यंजक है। लेकिन ये एक चर का है, ये दो चर का है। चर और अचर तो आप समझ ही रहे होंगे। चर मतलब क्या, वेरिएबल टर्म मतलब वेरिएबल पद का मतलब क्या है, ये एक पद है, ये दो पद है। इसमें दो पद है ना, जितने
टाइप के यहाँ पे हमारे पद बन रहे हैं। जैसे ये एक पद है, ये दूसरा पद है, बीच में इसे प्लस या माइनस सिंबल के साथ क्या किया जा सकता है, प्रेजेंट किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, निरूपण किया जा सकता है। इसीलिए तो इसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेस किया जा रहा है मतलब क्या, इसके जैसा आपको दिखाया जा रहा है। ठीक, तो बहुपद क्या होता है हमारा, बहुपद में बीजी व्यंजक और बहुपद में सिर्फ एक ही अंतर है। इसमें क्या होगा कि जो भी वेरिएबल आएगा उसका घात कुछ भी हो सकता है, बटे में भी हो सकता है, लेकिन अंडर रूट भी हो सकती है वेरिएबल। बट लेकिन कभी भी जैसे मान लीजिए y प्लस अंडर रूट वाई प्लस 2 लिखा हो, ये भी एक बीजी व्यंजक है। बट ये बहुपद नहीं हो सकता, क्योंकि बहुपद के लिए होने के लिए क्या होना चाहिए, बहुपद होने के लिए जो भी यहाँ चर आएगा, वेरिएबल पद आएगा, उसका घात हमेशा पूर्णांक होना चाहिए, और साथ ही क्या होना चाहिए, साथ ही एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। आपके सिलेबस से हटा दिया गया है बहुपद, लेकिन उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण आपने पढ़े होंगे। रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब होता है, रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जब चर की अधिकतम घात 1 हो। कितनी हो बाबू, जैसे x प्लस वाई x प्लस 2 लिखा हो बराबर 0। रैखिक समीकरण, समीकरण और बहुपद में एक और अंतर होता है, बहुपद में कभी भी बराबर का चिन्ह नहीं आएगा और समीकरण में बराबर का चिन्ह आना ही चाहिए। यहाँ 0 भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे क्या है रैखिक समीकरण, यहाँ पे जो चर आया है उसकी अधिकतम घात कितनी है बाबू, अधिकतम घात जो है कितनी है, अधिकतम घात बेटा 1 है। हमने अभी आपसे बताया जब चर, जो भी चर यहाँ आया रहेगा उसका अधिकतम घात 2 हो, 1 हो, तो क्या होगा, रैखिक समीकरण होगा। समीकरण क्यों, क्योंकि इसमें बराबर के बाद बराबर से इसकी कंपैरिजन की जा रही है, तुलना की जा रही है, मतलब ये रैखिक समीकरण। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें एक ही चर ना आया है। यदि ax प्लस वाई प्लस 3 बराबर 4 लिखा हो, ये क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। कितने चर वाले रैखिक समीकरण है बाबू, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें एक चर तो ये है, दूसरा चर a है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक क्यों, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे जो चर आए हैं 1 है, इसलिए रैखिक समीकरण। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, अधिकतम घात कितनी होती है बाबू, 2 होती है, इसीलिए तो इसको द्विघात, मतलब क्या, 2 घात रहेगा तो द्विघात समीकरण, 3 घात रहेगा तो घन समीकरण या क्यूबिक समीकरण कह सकते हैं, 4 घात रहता है तो क्वाड्रेटिक समीकरण, क्वाड्रेटिक समीकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इन चीज़ों के सिर्फ बारे में हम जान रहे हैं, पढ़ना से केवल हमें है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब क्या, अधिकतम घात इसमें क्या होगी, 1 होगी वेरिएबल की, और चर कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। आप पिछली कक्षाओं में ये पढ़े होंगे चर की, 1 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पर हमको 2 चर वाले में पढ़ना है, और साथ ही क्या पढ़ना है, युग्म रहेगा। युग्म का मतलब क्या, जोड़ा के रूप में 2 रहेगा, 1 नहीं रहेगा। रैखिक समीकरण 1 नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0 लिखा है, और एक रहेगा 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। एक समीकरण 1 हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया। दूसरा समीकरण और पहला समीकरण हमने क्या कहा, इस चैप्टर में आपके क्लास 10 में 2 चर वाले आएंगे, 2 चर आया, ये भी एक समीकरण 1 हो गया ये हमारा, और दूसरा समीकरण नीचे है बाबू, ये 2 समीकरण हो गए। इसलिए इसमें आपको जो इस चैप्टर में पढ़ना है, इसमें कभी भी हल करने के लिए दिया रहेगा तो 2 समीकरण दिया रहेगा, वो भी कितने चर वाले, 2 चर वाले, 2 चर वाले 2 समीकरण। रैखिक के बारे में आपने जान लिया। युग्म मतलब क्या, जब भी रहेगा जोड़ा में रहेगा, जोड़े मतलब पेयर ना, समझ रहे हैं आप। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बाबू, 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, ax प्लस by प्लस c, 2 है तो a1 b1 c1 और दूसरा a2 b2 c2 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। ये एक क्या है,
स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण का। ये एक का है, दो रहेगा तो a1 b1 c1 कर देंगे यहाँ पर, फिर a2 b2 c2 कर देंगे। ये आपने जान लिया इसके बारे में। अब क्या जानेंगे, अब जानेंगे इसके हल करने की विधियाँ। हल करने की कितनी विधियाँ होती हैं, निम्नलिखित हम इस चैप्टर में रूप से 4 विधियाँ पढ़ेंगे। पहला ग्राफी विधि, जिसपे आपको समीकरण दिया रहेगा, उसका हल निकालेंगे, उसका निर्देशांक निकालेंगे और उसको क्या ग्राफ पे ऐसे निर्देशित करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा x प्लस वाई बराबर 2x प्लस वाई बराबर 0। तो इसमें हम एक बार x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, y बराबर 0। एक बार फिर क्या रख, तब निर्देशांक यहाँ से क्या निकल के आएगा बेटा इसका, आपने कुछ ऐसा पढ़ा है ना पिछली कक्षाओं में। यहाँ से निर्देशांक पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है, तो यहाँ से क्या निकलने वाला है, x का मान यहाँ पर हमने क्या रखा 0 और y का मान भी 0 आया, ठीक है। उसी तरह फिर क्या रखेंगे, यहाँ निर्देशांक निकाल, यहाँ पे फिर y एक बार इस समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे, फिर y बराबर 0 रखेंगे एक बार, तो y बराबर जब 0 रखेंगे तो 2x बराबर 0, तो x बराबर भी 0, मतलब दोनों बार 0 आ रहा है। तो ऐसा नंबर नहीं लेंगे हम जिससे 0 आ रहा है, तो यहाँ पे हम कुछ और नंबर ले सकते हैं। जैसे x बराबर मान लीजिए 1 ले लेते हैं यहाँ पर एक बार, तो 2 हो जाएगा, तो y बराबर -2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, -2 आएगा, आएगा ना। तो यहाँ पर y का मान क्या लिख देंगे, -2 रख देंगे और एक x का मान 1 रख लेंगे। जब भी कुछ भी रख सकते हैं, x का मान आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन जब समीकरण में एक बार x का मान बदलेंगे तो वहीं y का मान भी कुछ भी रखेंगे। तो y का मान इस बार मान लीजिए हमने क्या रखा, 2 रख लिया। तो जब y का मान यहाँ 2 रखेंगे इस समीकरण में, तो क्या होगा, 2x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, -1 आएगा। तो निर्देशांक निकालेंगे, यहाँ से बिंदु निकालेंगे इसका, तो क्या होगा, -1 कमा y का मान हमने 2 रखा, ये ना आया। एक बार इस समीकरण में 1 रखिए, x बराबर कुछ रखिए, जो आएगा पॉइंट बना लेंगे, क्योंकि x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, तो यहाँ से फिर एक बिंदु निकल जाएगा। दूसरी बार उसी समीकरण में क्या रखेंगे, x बराबर y बराबर यहाँ पर y बराबर हमने 2 समीकरण में फिर रखा क्या है 2, तो यहाँ से x का मान निकल गया, तो निर्देशांक आ गया है। अब यदि हम इसको, ये आप जानते हैं क्या, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, यहाँ पर क्या होता है, मूल बिंदु होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, मूल बिंदु। x अक्ष पहला बिंदु हमारा क्या आया था, 1,2, अधिकतम इसमें संख्या 2 है, तो 2 यूनिट तक खींच लेते हैं दोनों सब पे, ठीक है, क्योंकि अधिकतम संख्या 2 ही थी। तो पहला बिंदु हमारा दिया है 1, -2, 1, -2 का मतलब क्या, x अक्ष पर 1 यूनिट और y अक्ष पर 2 यूनिट, मतलब यहाँ की बात कर रही है, ये बिंदु 1, -2 है। और दूसरा क्या है, दूसरा निर्देशांक हमारा है -1, +2, -2 था ना, सॉरी यहाँ नहीं होगा, y अक्ष का मान -2 है तो यहाँ नीचे ना आएगा, x का मान इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, और y का मान इधर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है। तो x का पहला बिंदु था x, और उस y का मान -2, मतलब क्या, नीचे की तरफ यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे मान लीजिए वो बिंदु 1, -2, और दूसरा निर्देशांक हमारा निकल के आ रहा था, x का मान -1 यानी इधर आना पड़ेगा आपको, और y का मान 2 यानी इधर, ये क्या है, -1, 2 है ये बिंदु। यदि इस बिंदु को इस बिंदु से ऐसे मिलाते हुए रेखा खींच दें, इस बिंदु से और इस बिंदु को तिरछा हो जा रहा है हमारा, लेकिन आप खींचेंगे सही से तो सही सही आएगा। तो इस बिंदु का इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दें, और इस रेखा को हम क्या कहेंगे, इस रेखा का समीकरण क्या है, 2x + y बराबर 0 है। इस तरीके से हमने बस आपको एक समझाने का, ये एक वेरिएबल वाला हमने रैखिक समीकरण नहीं 2 वेरिएबल वाला लिया था यहाँ, लेकिन क्या समीकरण एक ही तो था ना,
समीकरण क्या था, एक ही था। लेकिन यहाँ पे हम क्या दो समीकरण को पढ़ेंगे, दोनों में एक एक बार x का मान बदलेंगे। इस तरीके से हमारे 4 बिंदु प्राप्त होंगे। उसको फिर इस तल पर क्या करेंगे, निर्देशांक इस x अक्ष y अक्ष पर इसको निर्देशित करेंगे। ठीक है, कार्तिक तल इसे बोलते हैं। ठीक है, इसमें जब हम निरूपित करेंगे इसको, हमने एक चर वाले एक समीकरण से करके दिखाया आपको, दो समीकरण रहेगा तो दो रेखाएं भी बनेंगी, और उसको निरूपित करने की विधि को हम क्या कहते हैं, ग्राफी विधि से हल करना। इस तरीके से इसको हल करने की हम विधि को क्या कहते हैं, ग्राफी विधि से हल करना। और दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें विस्थापन विधि। विस्थापन का मतलब समझ रहे हैं, इसके नाम से ही कुछ आपको आभास हो रहा होगा, नाम है विस्थापन। विस्थापन मतलब क्या, विस्थापित कर कर। विस्थापित का मतलब क्या, इस समीकरण, दो समीकरण आपको दिया रहेगा, जैसे x बराबर 0 दिया हो और दूसरा समीकरण दिया हो आपको x प्लस वाई बराबर 2, दो समीकरण। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर दूसरे समीकरण में क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में x बराबर 0 रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा यहाँ से। तो x बराबर 0 रखेंगे इसमें बाबू, तो क्या निकलने, y बराबर 2, यानी x का मान तो हल पहले समीकरण से ही पता था, दूसरा ये हल हो गया। कितने हल आ गए, x और y के मान निकल गए, मतलब इसका हल हो गया। आप ये भी जान लीजिए, यदि एक चर वाला रैखिक समीकरण है बाबू, एक इम्पॉर्टेंट चीज, एक चर वाला रैखिक समीकरण है ना, एक चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसका एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल। यदि दो चर वाला रैखिक समीकरण है, दो चर का रैखिक समीकरण रहेगा ना, दो चर का रैखिक समीकरण रहेगा तो उसका अनेक हल होगा। कैसे होगा, देखिए, यदि एक ही x है तो उसका हल क्या हो सकता है, x बराबर 0 है या x प्लस 2 बराबर 4 लिखा हो, तो इसमें हम क्या मान रखेंगे कि 4 बन जाए, तो x बराबर क्या आएगा, 2 आएगा ना, एक ही हल निकल के आ रहा है ना। और यहाँ पर कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको हम रखेंगे तो 4 आ जाए, तो क्या रख सकते हैं इस समीकरण में हम, x बराबर 2 ही रखेंगे, मतलब एक अद्वितीय हल हो रहा है, सिर्फ एक ही है ऐसा नंबर जो 2 जो इसमें रखेंगे तो 4 आएगा। लेकिन देखिए दूसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण में देखिए x प्लस वाई बराबर 4 लिखा हो, ठीक है। x का मान इसमें यदि 1 और y का मान 3 रखते हैं तो भी 4 आएगा, x का मान 2, y का मान 2 रखते हैं तो भी 4 आएगा, और x का मान 3 और नहीं, x का मान 5 और y का मान -2 रखते हैं तो भी 0 आएगा, x का मान 0 प्लस y का मान 4 रखते हैं तो भी, मतलब क्या कहने का मतलब है, इसमें x और y के कई मान आ सकते हैं, कई मान आने के वजह से इसका अनेक हल हो सकता है। लेकिन इस रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण का सिर्फ एक ही हल हो सकता है, वो यहाँ निकला है। कैसे, क्योंकि इसमें यदि x y को मान आपस में चेंज होते रहेंगे तो कई मान हो सकते हैं, तो आप कह सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण कितने हल हो सकते हैं बाबू, अनेक हल, और एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक ही हल हो सकता है। विस्थापन विधि में क्या किया जाता है, ग्राफी विधि आपने अभी पढ़ा। विस्थापन विधि में x की वैल्यू, दो समीकरण दिया रहेगा, एक समीकरण से हम x के सीधे मान निकाल लेंगे, फिर x की उस मान को समीकरण 2 में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा, और x और y का मान ही निकालना था तो निकल गया यहाँ पर, ठीक। विलोपन विधि में क्या किया जाता है, विलोपन में क्या किया जाता है, विलोप मतलब हटा दिया जाता है, विलोपन मतलब हटाना। जैसे मान लीजिए आपके पास समीकरण हो, दूसरा कह रहा विलोपन विधि, इसमें एक समीकरण आपको x माइनस वाई बराबर 2 लिखा हो, ठीक है, दूसरा समीकरण लिखा हो 2x प्लस वाई बराबर 3, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। यदि आप समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ते हैं तो क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, ये 3x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5, x की वैल्यू निकालेंगे तो 5/3,
x की वैल्यू निकल गई। अब x की वैल्यू किसी भी समीकरण में यहाँ से रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा आपका। मतलब इसमें क्या किया, सीधे सीधे एक को विलोप कर दिया गया, हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया और यहाँ से फिर मान निकल गया। इस वाले समीकरण में हमने क्या किया था, मान लीजिए इसे विस्थापन विधि से करना हो तो इसको विस्थापन से विधि से करने के लिए आपको क्या करना, x माइनस वाई बराबर 2 लिखा था तो x बराबर इसे 2 प्लस वाई लिख सकते हैं। समीकरण एक को इस रूप में लाइए और दूसरा समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 3 है। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण से x की जो वैल्यू है ना यहाँ से सीधे सीधे इसमें रख देंगे। अब 2 प्लस वाई हो जाएगा ये और प्लस वाई बराबर 3। अब देखिए हमारा समीकरण एक ही वेरिएबल में आ गया, एक वेरिएबल में आ गया तो इसका हल निकल के आ जाएगा और हल जो निकल के आ जाएगा फिर उस हल का मान क्या करेंगे, उस y का मान यहाँ पे रख देंगे। समीकरण किसी भी में रख सकते हैं आप, उसका मान निकल जाएगा x का, फिर हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, विलोपन विधि ये है, सीधे काट दिया जाता है। जिसमें विस्थापन विधि हो जिसमें एक वेरिएबल टर्म में ले आएंगे, चाहे y का भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, y को ले सकते हैं, फिर y का मान यहाँ चेंज कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। वज्र, तीसरा विधि हमारा वज्र गुणनखंड है। वज्र मतलब कठोर गुणनखंड, वज्र के भांति शरीर होता है ना, वज्र मीन्स क्या होता है, कठोर। ये एक स्पेशल विधि है, ठीक है। अधिकतर इसका ही 4 नंबर 6 नंबर में क्वेश्चन इसी वाले का आएगा या तो फिर यहाँ वाले से आएगा, ठीक है, या इस वाले से 4-6 नंबर क्वेश्चन आएंगे या इससे 4-6 के अधिक क्वेश्चन आते हैं और इससे भी आ सकते हैं, लेकिन इससे 1-2 नंबर के क्वेश्चन नहीं आ सकते, आ सकते हैं। इस वाले विधि में क्या होता है, मान लीजिए x माइनस 2, अरे x माइनस क्या है, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 2 लिखा है समीकरण 1 और x 2x प्लस 3y बराबर 0 लिखा है समीकरण 2। मतलब 2 नहीं, इसको 4 बना लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपने मन से कोई भी समीकरण ले लीजिए। इस विधि में क्या किया जाता है, इस विधि में किया जाता है कि हमें समीकरण के बराबर के उस पक्ष में 0 रहना चाहिए। मतलब क्या, x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, ये समीकरण हमारा 1 है। अब 1 से क्या बनेगा, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। अब तो समीकरण 1 ए था तो अब ये क्या हो गया, 3 हो गया, 2 तक समीकरण हो गया था, अब 3 हो गया। दूसरा समीकरण 2x प्लस 3y, अब 4 को इस पर लाएंगे, माइनस 4 बराबर 0। हमने कहा था वज्र गुणनखंड विधि से जब हल किया जाता है तो क्या, बराबर के उस पर 0, बाकी सभी चीज़ों को इस पर ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से दोनों को तुलना करेंगे, दोनों समीकरण का। तो यहाँ से क्या निकल के आने वाला है, x का जो गुणांक होगा a का मान, मतलब क्या, 2 समीकरण थे a1 a2 b1 b2 c1 रख सकते हैं। a1 हमारा यहाँ से क्या आने वाला है, a1 वाला है 1 और b1 क्या आने वाला है बाबू, y को जो गुणांक होगा 1 और c1 क्या आने वाला है, c1 आने वाला है -2, यही ना आने वाला है। और दूसरे समीकरण से a2 का मान निकलेगा, a2 क्या आने वाला है, जो x का गुणांक होगा, और b2 क्या आने वाला है, जो y का गुणांक होगा, तो 3, और c2 क्या आने वाला है, -4। इतना चीज़ें हो गई। वज्र गुणनखंड विधि से आपको हल करने के लिए ये इतना काम करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करिए, इधर x लिखिए, इधर y लिखिए, इधर 1 लिखिए, सबको आपस में बराबर कर लीजिए और सबको नीचे ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर x के मान नीचे लिखना है, x का मान लिखने के लिए ना x वाले वैल्यू को ढक लीजिए। x वाला वैल्यू कौन होगा, a1 और a2 होगा, जो x का गुणांक होगा। तो यहाँ बचेगा कौन कौन, ये और ये और ये और ये। तो इसका आपस में पहले ऐसे गुणा करेंगे, फिर ऐसे गुणा करेंगे, क्योंकि हम इधर से गुणा करते हैं। गुणा करेंगे तो पहले ये आएगा, फिर ये 1 नंबर, ये 2 नंबर ना। तो पहले हम ऐसे गुणा करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, यानी 1 गुणे 2 करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, 2 गुणे 3 करेंगे, ठीक है। ऐसे मतलब कहने का ये है। a1 वालों को ढकिए तो 1 गुणे -4 करेंगे, माइनस
-2 गुणे 3 करेंगे, 3 गुणे -2 भी लिख सकते हैं। अब y का जब यहाँ से मान निकालना हो बाबू, तो b1 y का किसका गुणांक है, b1 b2 है, तो इसको ढक दीजिए। अब ऐसे करिए गुणा, 1 गुणे -4 होगा, माइनस उसके बाद क्या होता है, बीच में माइनस ही हमेशा लगाएंगे, याद रखिए। फिर इस बार b1 वाले को ढकना था b2 वाले को, 1 गुणे -4 और 2 गुणे -2, 2 गुणे -2, ये हो गया। अब क्या करना है, C1 या अचर पद वाले का मान आ गया, अचर पद यहाँ से एक जो है अचर पद है, तो C1 और C2 भी इसमें समीकरण में हमारा अचर पद होता है, इसको ढक दीजिए। यानी क्या, 1 गुणे -3, 1 गुणे 3, 1 गुणे 3 ही है, तो A1 A2 और B1 B2 क्या है, अरे इसका A1 और B2 गुणा करेंगे, यहाँ हो गया, माइनस लगाएंगे, फिर इसका इससे या इसका इससे करेंगे, 1 गुणे 2, इसको हल कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हल करेंगे आप, तो x बटे क्या आने वाला है, 1 गुणे -4, 3 गुणे 6, दोनों माइनस है, प्लस हो जाएगा, 6 में से 4 घट जाएगा, 2 बचेगा माइनस, ठीक है। यहाँ से हल करेंगे तो y बटे क्या आने वाला है, 1 गुणे -4, 2 गुणे 2 4, माइनस दोनों है प्लस हो जाएगा, 4 में से 4 चला गया, 0 बचेगा। और यहाँ से निकालेंगे 1 का मान, तो 1 बटे क्या आएगा, 3 में से 2 घट जाएगा 1। अब बारी बारी से क्या करेंगे, x बटे -2 बराबर, इससे इसको अचर पद के एक साथ लेंगे एक बार, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी ना, क्या निकल के आएगी, -2, और फिर इसको और इसको एक साथ लेंगे, तो y बटे 0 बराबर 1 बटे 1, तो क्या होगा, y बराबर 0 आएगा। इस समीकरण का हल चाहे किसी भी विधि से निकालिए, जो x और y की वैल्यू आने वाली है इतना ही आने वाला है। यहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार मैं नीचे इसके क्या किया गया है वो लिख देता हूँ। जैसे A1 A2 के पद में यहाँ पे x वाले को ढकना है, तो क्या क्या बचेगा, B1 B2 C1 C2। तो क्योंकि x वाले क्यों ढक रहे हैं, क्योंकि हम x का गुणांक नीचे लिखेंगे, तो x वाले जब x रहेगा ऊपर तो x वाले का मान नहीं लिखेंगे, बाकी जो चीज़ें बची हैं उसका लिखना है। तो यहाँ B1 गुणे C2 माइनस किया गया है B2 गुणे C1, और यहाँ पे क्या किया गया है, y वाले में जब आएंगे बाबू, तो y का गुणांक B1 और B2 यहाँ उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो बचे हैं चीज़ें, यानी A1 गुणे C2 माइनस C1 गुणे A2, ये किया गया है, ठीक है। और यहाँ तीसरे अचर पद वाले में क्या किया गया है, अचर पद वाले को ढक दीजिए, बाकी x y y के लिखना है, A1 गुणे B2 माइनस B1 गुणे A2, यही ना होगा, ये लिखा गया। इसे हल कर देंगे मान निकाल के, ये बीजगुणक खंड विधि है, ये किसी भी समीकरण को हल कर देगा। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, इसमें सबसे सरल होता है आपका ये, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। इस तरीके से आपकी 3 विधियां हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की। तीनों विधियां ये रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण जो स्टैंडर्ड फार्म होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस यहाँ पे इसी से तुलना करके A1 A2 निकाल सकते हैं आप, ठीक है। और चीज़ें इसके बारे में हम आगे जानेंगे, पहले इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पर आपके काम की नहीं है, इसे रफ कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके आगे जो आने वाला है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे, तो उसके बाद पढ़ेंगे हम। यहाँ पर हम इसके आगे देखेंगे क्या, आप लोगों के किताब में, बुक में ये एक चार्ट दिया है, इस चार्ट माध्यम से जानते हैं क्या करना है। इस चार्ट के माध्यम से आप समीकरण के गुणांकों को देखकर आप ये बता सकते हैं इसके कितने हल होंगे। ये जो दो रेखाओं के समीकरण यहाँ पे दिया गया है, ये तो एक रेखा के ही समीकरण है ना, किसके समीकरण है, एक रैखिक समीकरण है। रेखा मतलब रैखिक समीकरण होने के मतलब यह क्या है, इसको रैखिक ही लिख लेते हैं, ठीक है। ये किसके समीकरण है, रैखिक,
ये जो आपके दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं ना बाबू, इसके कितने हल संभव हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया था, एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है, उसका एक हल होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो उसके दो अनेक हल होते हैं। अनेक में क ठो हल हो सकता है। यहाँ से हम उनके गुणांकों का अनुपात करके और उनकी तुलना करके ये बता सकते हैं कि क्या इसके कितने हल हो सकते हैं। आप पहले उसके पहले आप कुछ चीज़ें जान लीजिए। जैसे दो रेखाएं हैं ना, दो रेखाएं हैं, जैसे एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है। ये जब जितनी बार एक दूसरे को काटेंगे उतना हल होगा। यदि एक बार एक दूसरे को काट रहे हैं तो एक हल, एक बार भी नहीं काट रहे हैं मतलब क्या है, समांतर हैं। समांतर जैसे रेल की दो पटरियां होती हैं, एक दूसरे को कभी पकड़ती नहीं है, छूती नहीं है, टच नहीं करती हैं, समझ रहे हैं ना। एक दूसरे को क्या करती हैं, कभी भी टच नहीं करती हैं। समान दूरियां इनकी हर जगह बराबर होती हैं और ये एक दूसरे के साथ ऐसे चलते रहते हैं। बट ये एक जगह भी नहीं काटे तो मतलब क्या, इसका एक को हल नहीं होगा। कितना हल होगा, कोई हल नहीं होगा। एक बार जितनी बार ये रैखिक समीकरण एक दूसरे को काटेगा उतनी बार हल। एक बार काटा एक हल, एक बार भी नहीं काटा मतलब समांतर होगा तभी ना नहीं है, एक दूसरे को काटेगा मतलब कोई हल नहीं। यदि संपाती का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है। संपाती का मतलब होता है जैसे कोई रेखा खींचा गया है, इसी के ऊपर सी एक रेखा दूसरी भी खींच दिया जाए। ऊपर का मतलब क्या, इसी पर ही, इसी पर। जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है, इसी के ठीक ऊपर ही वो दूसरी रेखा है, मतलब इसको हर जगह काट रहा है। हर जगह काटने का मतलब क्या होगा, अनेक हल हो जाएगा, हल हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि ये हर जगह तो इसको काट रहा है। जैसे यहाँ एक रेखा थी, एक बार ऐसे काटा तो एक ही हल, लेकिन इसको तो ये हर एक बिंदु रेखा एक बिंदु से होकर मिलता है और हर एक बिंदु पे इसको काट रहा है दूसरी रेखा ना। जैसे मान लीजिए हमने एक रेखा बना लिया लाइन डॉट डॉट करके, ठीक है। दूसरी रेखा जो है इसको ऐसे काट रही है, मतलब हर बिंदु पर ही काट रही है और हर बिंदु पर काट रही है तो अनेक हल, क्योंकि हमने कहा था जितनी बार काटेगी और जितना हल होगा। एक रेखा अनेक बिंदुओं से मिलकर बना होता है और इसको ही ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक उसके ऊपर ही है, तो मतलब क्या है, ये हर जगह इसको काटेगी और हर जगह काटेगा तो अनेक हल होगा। संगत असंगत का मतलब आप समझ लीजिए। संगत, इन चीज़ों का हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें शब्द आएंगे तो आपको समझने में थोड़ा और आसानी रहेगा। संगत का मतलब होता है जैसे दो समीकरण दिया गया है ना बाबू, उसका एक भी हल निकल जाए, चाहे एक हल हो जाए। संगत का मतलब आप समझ रहे हैं, संगत का मतलब एक हल आ जाए समीकरण का, चाहे अनेक हल आ जाए, ठीक है, वो उसको क्या कहेंगे, संगत। असंगत किसे कहेंगे, असंगत उसे कहेंगे बाबू जिसका क्या हो, अनेक, एक को हल ना हो, कोई हल नहीं हो। क्या हो, कोई हल न हो। जब एक भी हल हो जाए, एक भी हल निकल के आ जाए या अनेक हल हो, एक हल हो चाहे कई तो हल हो, उसे संगत कहेंगे। असंगत का मतलब क्या, कोई हल नहीं हो। कोई हल नहीं कब होता है, जब रेखाएं क्या होती है, समांतर। और एक हल या अनेक हल क्या होते हैं, जब रेखाएं एक दूसरे को या काटेंगी या प्रतिच्छेदित या काटना। प्रतिच्छेदित करना या काटना एक ही होता है, या तो काटेंगी या तो क्या होंगी, संपाती होंगी। या तो प्रतिच्छेदित करेंगी बाबू, प्रतिच्छेदित करेंगी या संपाती होंगी। संपाती का मतलब ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ठीक ऊपर ही है, ठीक है, लेटा हुआ। तो जब संगत कब मान आएगा, जब रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी या संपाती होंगी। असंगत कब होगा, जब रेखाएं क्या, समांतर हो जाएंगी, ठीक है, क्या होंगी, समांतर होंगी। एक बार भी नहीं काटा मतलब असंगत। इसके असंगत का मतलब संगत मतलब असंगत, जैसे कहते हैं ना, संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात, मतलब इसके साथ साथ है, ठीक है। जैसे एक बार साथ है चाहे बार बार साथ है तो साथ में है तो संगत होगा। असंगत का मतलब इसके पास में तो जरूर है लेकिन साथ में नहीं है। पास में रहना और साथ में रहना दोनों में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है, पास में तो है इसके लेकिन साथ में नहीं है। साथ होने का मतलब भाई एक दूसरे को
एक बार भी तो कम से कम मिलेगा, एक दूसरे से एक बार भी तो मिलने हाल चाल पूछने आएगा। यहाँ तो पास में तो जरूर है लेकिन साथ में नहीं है, साथ में मतलब एक दूसरे से कभी ये हाल चाल नहीं पूछते हैं, समांतर है मतलब तो असंगत है, मतलब कोई हल नहीं है। ठीक है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको। दूसरी चीज़ें यहाँ से मैं और सब चीज़ों को मिटा देता हूँ, सीधे इस जो चार्ट बनाए हैं इसके बारे में डिटेल से थोड़ा चर्चा कर लेंगे। जैसे मान लीजिए पहला समीकरण रैखिक समीकरण हमारा ये है, दूसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण ये है। कह रहा है यदि a1 बटे a2 निकालने इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना कर कर जो भी समीकरण दिया रहेगा, मान लीजिए एक समीकरण x प्लस वाई बराबर 2 दिया है तो इसको x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 तुलना कर लेंगे, और दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर प्लस 4 बराबर 0। समीकरण एक ये है, दो एक है। यहाँ से a1 निकालेंगे तो 1 आएगा और b1 निकालेंगे बेटा तो क्या आएगा 1, और c1 निकालेंगे तो -2। यहाँ से a2 निकालेंगे तो 2 और b2 निकालेंगे तो 3 और c2 निकालेंगे तो 4 आएगा। इस तरीके से इसको सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी कंपैरिजन कर लेंगे तो गुणांक हमें पता चल जाएंगे। अब गुणांक पता जब चल जाएंगे तो a1 बटे a2 करिए और b1 बटे b2 देखिए क्या बराबर है। यदि बराबर नहीं है मतलब बराबर नहीं होने का मतलब क्या, रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगे, एक बार एक दूसरे को काटेंगे ऐसे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसके हल कितने होंगे, ये ग्राफी निरूपण है, मतलब किस टाइप्स का उनका क्या होगा, कैसे एक ग्राफ बनाएंगे। जैसे हम ग्राफ बनाते हैं ना, जैसे इस समीकरण से ग्राफ बनाएंगे यदि तो उनका निरूपण क्या होगा, एक दूसरे को कहीं ना कहीं वो रेखाएं क्या करेंगे, काटेंगी, और बीजगणितीय रूप में उसका मान निकालेंगे आप तो क्या होगा, और एक ही हल आएगा। एक बार काटेंगे तो एक ही हल आएगा। और यदि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 हम निकालते हैं वो भी बराबर है, और c1 बटे c2 निकालते हैं वो भी मान बराबर हैं, तो मतलब क्या हो जाएंगे, समपाती हो जाएंगे। और समपाती होने का मतलब क्या है, एक दूसरे को रेखाएं क्या है, ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग होने का मतलब क्या है, अनेक हल है। अपरिमित रूप और अनेक हल एक ही चीज है। ठीक है, अब यहाँ भी संगत होगा क्योंकि जब एक भी हल आ जाए या अनेक हल आ जाए तो मान क्या होते हैं, संगत, साथ साथ है। कम से कम एक बार तो हालचाल पूछने आए या बार बार एक साथ ही रह रहा है तो भी तो बार बार हालचाल पूछ ही लेगा। और a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 निकालते हैं, आप बराबर है तो संपाती। यदि a1 बटे a2 निकालते हैं और b1 बटे b2 निकालते हैं बराबर है, तो जब आप a1 बटे a2 और b1 बटे b2 निकालते हैं ये दोनों बराबर होते हैं अनुपात, तो हमें c1 बटे c2 भी निकालना पड़ेगा। लेकिन यदि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं होते हैं तो c1 बटे c2 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं से पता चल जाएगा कि इसके कितने हल होंगे, एक ही हल होगा, वो भी अद्वितीय होगा। मतलब क्या, उसके अलावा और कोई हल नहीं हो सकता उसका। और दूसरा, यदि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 निकालते हैं बराबर है तो c1 बटे c2 भी निकालेंगे, ये जानने के लिए क्योंकि इसकी दो कंडीशन है, या ये c1 बटे c2 भी बराबर आ जाता है तो संपाती, और c1 बटे c2 बराबर नहीं आता है तो मतलब क्या है, ये रेखाएं क्या है, समांतर हैं। समांतर होने का मतलब क्या है, इनका कोई हल नहीं आएगा, असंगत है, साथ में तो है, साथ में नहीं है, पास में है। ठीक है, क्या है, पास में है लेकिन साथ में नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें लगता है पूरा दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग समाप्त कर लिए। इसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है आपके चैप्टर में। पहले चैप्टर में 3.1 में पढ़ेंगे आप ग्राफी विधि, दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे विस्थापन, और तीसरा में विलोपन, और चौथा में 3.4 में, चौथा चैप्टर 3.4 जो होगा इसका, उसमें पढ़ेंगे आप क्या, वज्र गुणनखंड, और पांचवा 3.5 में मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी के। ठीक, तो आगे हम आने वाले वीडियो में क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसलिए तो मैं कहता हूँ केपी लर्निंग ट्यूटोरियल से आप जुड़िए, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। बारी बारी देखिए, समय दीजिए तो आपको बेहतर चीज़ मिलेंगी। और एक ही दिन में सब कुछ तो मैं नहीं पढ़ा सकता, लेकिन यदि आप हमसे जुड़े रहते हैं आगे लॉन्ग टाइम तक, तो हम क्या अभी आपके लिए इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं, ब्रह्मास्त्र सीरीज चला रहे हैं। आने वाले समय में आपको बहुत सारे
सुविधाएं यहाँ से आपको दी जाएंगी और कोशिश करेंगे जो हम अपने समय में अपने जो चीज़ों से हम पढ़ नहीं पाए हैं, जैसे नहीं पढ़ पाए हैं, आने वाले आप लोगों के लिए वो सारी कमियों को दूर कर कर क्या जानकारी देंगे, बेहतरीन जानकारी, वो भी आपको जो समझ में आएगी। ठीक है, यदि आप वीडियो के लास्ट तक बने होंगे तो मज़ा आया होगा। वीडियो देखने के लिए